वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन वाईटी चैनल जेपीएस होलंग। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्लास 8 का मॉडल पेपर साइंस, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। हम लोग सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हेयर इज द हैबिटेट ऑफ माइक्रोब। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पूरे एकदम साफ साफ शब्दों में पढ़ा है, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshlands. They are also found inside the bodies of animals including humans, है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीजेज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, है ना। तो ये हमारा मलेरिया होता है जो कि मच्छर द्वारा फैलता है ना। हम लोग चलिए इसको फोटो में हम लोग अपना एनसीईआरटी बुक में देख भी लेते हैं। ये हमारा मलेरिया डिजीज को ट्रांसमिटेड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच माइक्रोब्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एल्गी जो होता है, इसके हेल्प से हम लोग बायोडीजल बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल, है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा अमीबा यूनिसेलुलर है, ऑस्ट्रिच एग भी यूनिसेलुलर है, और माइको प्लाज्मा जो कि सबसे छोटा सेल है। तो यूनिसेलुलर में लार्जेस्ट, यहाँ सब तो यूनिसेलुलर दिया हुआ है, तो उसमें से लार्जेस्ट तो हमारा ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर होने के बावजूद इन सारे सेल से बड़े होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ सेल क्रोमोजोम प्रेजेंट, है ना। इसको भी हम लोग एनसीईआरटी का बुक में रेफरेंस लेते हुए उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हल करते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा सेल है, तो ये जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये इधर बीच में पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही होता है हमारा क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम, है दिस कैरीज जीन्स, है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। Which metal is in liquid state in its physical form? तो ये तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए मरकरी होगा, जो कि रूम टेम्परेचर में भी ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। Which metal is used for एक्सरे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सरे जो होता है उसमें हमारा लेड का इस्तेमाल होता है। कौन सा, लेड का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज फाउंड इन द एबुडेंस इन जादूगोड़ा ऑफ झारखंड। तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि हमारा जादू किस मेटल के लिए फेमस है, यूरेनियम। तो यहाँ यूरेनियम भरपूर मात्रा में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटेन इनटू शीट। तो हम लोग मेटल के बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लोग मेटल को पीट के तार खींच सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डक्टाइल बोलते हैं, उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। लेकिन वही मेटल को हम लोग अगर पीट के पतला चादर के रूप में चेंज कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ दिस मेटल इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो समझते हैं ऑप्शन के हिसाब से एल्युमिनियम हमारा रूम टेम्परेचर में क्या होता है, ये तो सॉलिड होता है, सिल्वर भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है। लेकिन मरकरी जो हमारा क्या है कि ये लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। Which of the following solution is a bad conductor of electricity, है ना।
यहाँ ऑप्शन है हमारा लेमन जूस, टेप वाटर, विनेगर, डिस्टिल्ड वाटर। तो अगर हम लोग देखते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं, है ना, आयंस इसमें हमारा नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर मेटल ऑन अ मेटल कोल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लांटिंग, इलेक्ट्रोप्लांटिंग बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइकिल का रिम और हैंडल में, साइकिल का रिम और हैंडल में हमारा किसका इलेक्ट्रोप्लांटिंग किया जाता है, तो क्रोमियम का। एक क्रोमियम हमारा मेटल है जो चमकदार होता है, ये हमारा इसका क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोप्लांटिंग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरनल रिप्रोडक्शन, है ना, हम लोग रिप्रोडक्शन में दो टाइप पढ़े थे इसमें, इंटरनल रिप्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। तो हमारा यहाँ पूछा इंटरनल रिप्रोडक्शन, तो हैंड में हमारा इंटरनल रिप्रोडक्शन होगा, मेढक में नहीं होगा, ये पानी में अंडा देता है, फिश का भी नहीं होगा, स्टार फिश का भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज, है ना, तो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बडिंग बोलते हैं। इसका रेफरेंस हम लोग एनसीईआरटी से भी ले लेते हैं। चलिए तो आप लोगों को दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो ये हमारा हाइड्रा है। अब हाइड्रा में देखो यहाँ छोटा छोटा बडिंग धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है, लास्ट में क्या होता है, एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाता है, इसका एक नया ऑफस्प्रिंग हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें बडिंग होता है। With the increase in height from the surface of the earth, atmospheric pressure क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या दोनों होते हैं, या नन ऑफ द। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग देखे होगे कि हमारा जो सब अंतरिक्ष यात्री रहते हैं व्हाइट सूट पहन के ऊपर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर में जाने के बाद क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है और हमारे अंदर का जो इंटरनल बॉडी का प्रेशर होता है बढ़ता है, उसको बैलेंस रखने के लिए उन लोग सूट पहनते हैं। तो ऊपर जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले प्रेशर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ से देखो, फोर्स का एसआई यूनिट हमारा न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो हमारा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी होगा, और इसका एक स्पेशल नाम भी दिया गया है पूरे को कि पास्कल भी होता है। क्या होता है, पास्कल भी होता है। तो इस हिसाब से हमारा बोथ होगा, आंसर क्या होगा, बोथ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टेक्ट फोर्सेस, है ना। तो हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में समझते हैं कि दो सरफेस के बीच अगर मान लो कि फोर्स लग रहा है ना, तो दोनों के बीच कॉन्टेक्ट होना, फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। तो ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं होता है फिजिकल कांटेक्ट, मैग्नेटिक में भी नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी नहीं होता है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है उसमें दो मटेरियल के बीच या दो थिंग्स के बीच हमारा फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट कंबस्टाइबल, है ना, कंबस्टाइबल तो यहाँ कौन होगा हमारा आंसर कि स्टोन। लकड़ी तो जलता है, कोला भी जलता है, पेट्रोल भी तो जलता है, स्टोन हमारा नहीं जलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द न्यूट्रिएंट फॉर कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज, तो क्या मेन न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो कार्बन तो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो जलने के बाद निकलता है, जहरीला गैस। हमारा वाटर तो आग बुझाने के लिए काम आता है, लेकिन ऑक्सीजन है, हम लोग जानते हैं कि ये एक आग लगने का एक न्यूट्रिएंट है। तो हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम, है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसके बाद इसका ऑप्शन को हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा एक मोमबत्ती का फ्लेम है। इसमें देखो सबसे आउटर पार्ट जो ब्लू कलर का होता है यही हमारा सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब मिडिल जोन जो होता है हमारा येलो कलर का होता है, ये मॉडरेट होता है, थोड़ा सा कम, इसके अपेक्षा में कम। और ये हमारा जो जल रहा है ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, ये लिस्ट हॉट होता है। तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि हमारा जो आउटर पार्ट है ना वो ब्लू
कलर में भी होता है और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो उस हिसाब से हमारा इसका आंसर जो होगा वो द आउटर मोस्ट पार्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रोमोसोम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मेल चाइल्ड। इसका भी रेफरेंस ले लेते हैं एनसीईआरटी से आप लोग। तो ये हमारा क्या है कि एक मेल में होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम। जब इसका ये और ये मिलते हैं, इसका Y क्रोमोसोम X से मिलता है तो ये हमारा मेल बनता है। क्या बनता है? मेल बनता है। और हमारा जब XX क्रोमोसोम होता है तो ये हमारा फीमेल होता है, मतलब एक फीमेल यानी कि गर्ल्स होती है। तो हमसे पूछा है मेल, तो मेल के लिए क्या XY क्रोमोसोम मिलने पर मेल बनता है। देखिए ये दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा जो इसका आंसर नंबर बी XY क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। तो हम लोग जानते हैं कब, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन। तो हम लोग जनरली किसी के मुंह से भी सुने होंगे आप लोग हर तरफ कि कितने दिन के, लगभग 1 महीना। तो लगभग ये क्या होता है, 28 डेज। चलिए, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो समझते हैं, अगर हम लोग के पास एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है, मेरा बायां ये हमारा इधर राइट है तो इधर लेफ्ट दिखेगा, और इधर लेफ्ट है तो इधर राइट दिखेगा। तो हमेशा हमारा क्या बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, द इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो ऑब्जेक्ट विच आर नॉट ऑन द लाइन ऑफ साइट इज, है ना। तो इसका इस्तेमाल पेरिस्कोप द्वारा, जो हमको दिखता भी नहीं है और उसको अगर देखना है तो हम लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हु कंट्रोल्स द लाइट रेज इंटरिंग द आई, है ना। तो इसका भी रेफरेंस ले लेते हैं एनसीईआरटी से, आप लोग उसमें देखोगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। चलिए, ये हमारा ह्यूमन आई है, तो यहाँ सिलरी मसल्स है, हमारा इरीज है ब्लू कलर का जो दिख रहा है, और ये हमारा लेंस है और ये हमारा कॉर्निया है। तो यहाँ देखो एक पॉइंट लिखने को मिलेगा, द इरीज कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई, है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इरीज, है ना। चलिए, क्रॉप साउंड इन अ रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर आर कॉल्ड। तो इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं क्या, खरीफ फसल। तो थोड़ा सा और कुछ हम लोग सीख लेते हैं रेफरेंस लेके। तो ये हमारा खरीफ फसल रेनी सीजन में बोया जाता है, और ये हमारा रबी फसल जो कि विंटर सीजन में बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर से मार्च के बीच में। और इसका एग्जाम्पल हमारा गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है। और हमारा जो खरीफ में है वो मेज होगा, सोयाबीन होगा, ग्राउंडनट होगा, कॉटन होगा। ये सारे खरीफ फसल हैं, ठीक है। चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप, है ना। तो ऑटोट्रॉप जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ से जो प्लांट्स होंगे वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमको दिख रहा है, गुआवा प्लांट। तो ये हमारा ऑटोट्रॉप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, द हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज डन बाय हार्वेस्टर मशीन, है ना। तो कौन सा काम किया जाता है, जनरली हार्वेस्टिंग का ही काम किया जाता है ना, कटाई का ही तो काम किया जाता है इससे। चलिए हार्वेस्टिंग मशीन देख लेते हैं कैसा होता है। ये हमारा हार्वेस्टिंग मशीन है, कंबाइन है इसमें, ये थ्रेसिंग का भी काम करता है और हार्वेस्टर का भी काम करता है। तो ये दोनों कंबाइन है, थ्रेसिंग वाला भी है इसी में, और ये हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग वाला भी है, ठीक है। Why are the moon, star, planets, satellite not visible at night in big cities, है ना। तो बिग सिटीज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पॉल्यूशन तो भरपूर होगा वहाँ, पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, पॉल्यूशन पाया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दे हैड इन द इलेक्ट्रिक डेकोरेशन इन बिग सिटीज, नो नो नो, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। दे गेट लॉस्ट इन द स्काई फिल्ड विद द डस्ट एंड स्मोक, वेरी, तो स्मोक के कारण वो छुप जाते हैं ना। नो बॉडी सीन देम, नहीं, ये भी गलत था। तो हमारा नन ऑफ दिस भी गलत है। तो कहने का मतलब है क्या कि वो पॉल्यूशन के कारण वहाँ स्मोक भी फैलता है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, विच इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, है ना। तो इसको सोलर सिस्टम का फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम का फिगर है। सबसे
फास्टेस्ट में सबसे हमारा दूरी में प्लूटो है ना, प्लूटो है सबसे दूरी में प्लूटो, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद पीछे तरफ से यूरेनस है यानी कि, तो और सबसे नज़दीक मरकरी है। तो इस फिगर को देखने के बाद हमको पता चलता है कि सबसे दूर तो प्लूटो है, उसके बाद नेपच्यून है। तो उस हिसाब से ऑप्शन हमारा मिल रहा है ए, तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इन विच यूनिट इज द डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज मेजर, तो लाइट ईयर है, लाइट ईयर जिसको हिंदी में प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं। चलिए द फ्रिक्शन फोर्स कैन बी ब्लैंक बाय गिविंग प्रॉपर शेप टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द लिक्विड और एयर, है ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स को कम करना है और हमको हवा में जाना है और पानी में तैरना है, ठीक है, पानी में तैरना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम है हमारा एरोप्लेन है ना, एक इसका सरफेस, आगे का सरफेस ऐसा होता है, अब इसको ऐसा नहीं बनाया गया, ये विशेष शेप दिया गया। तो ऐसा क्यों करने के लिए दिया गया, क्योंकि ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स को क्या करे, कम करे, जिस है ना। तो हमारा प्रॉपर शेप क्या करता है कि फ्रिक्शन फोर्स को कम करता है। इसी तरह नाव के बारे में भी हम लोग, नाव का भी आगे का सरफेस जो होता है, हमारा नाव का जो आगे का सरफेस होता है, वो भी इसको स्पेशल शेप देके बनाया गया ताकि ये भी हमारा क्या करे, फ्रिक्शन फोर्स को कम करे, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 35 लिक्विड फ्रिक्शन इज लेस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच शेप, जस्ट किसका, अभी ऊपर में हम लोग सीखें कैसा शेप होना चाहिए। अगर लिक्विड में हमको फ्रिक्शन फोर्स को कम करना है तो बोट शेप होना चाहिए, नाव के आकार का होना चाहिए, है ना। चलिए विच इज कोल्ड द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, तो ये हमारा नाइलॉन होता है। चलिए आगे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स हैज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, नाइलॉन। आप लोग देखे होंगे कि जो पर्वतरोही होते हैं, पर्वतरोही जो ऊपर में चढ़ते हैं पर्वत को, तो उन लोग जो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, नाइलॉन का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोटिंग ऑन द क्लॉथ ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सन, है ना, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उसमें किसका कोटिंग किया रहता है, तो हमारा रहता है मेलामाइन का। किसका, मेलामाइन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ पिच डिपेंड्स, तो हम लोग जानते हैं किस में, एम्पलीट्यूड में, है ना, किस में, एम्पलीट्यूड में क्या करता है कि ये हमारा एम्पलीट्यूड में निर्भर करता है लाउडनेस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। टू डिक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड वी हैव टू, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है, एक दो क्वेश्चन देखें, एक ही कॉन्सेप्ट से दो ही क्वेश्चन दे रहा है। तो यहाँ देखो कि हम लोग ने क्या किया कि अगर लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, तो एम्पलीट्यूड पर, तो अगर एम्पलीट्यूड हम लोग घटाएंगे तो लाउडनेस तो कम ही होगा। तो ऑप्शन ऐसा कहीं दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वाइब्रेशन इज, तो ये हमारा होना चाहिए मोर देन 20,000 हर्ट्ज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऑन रिक्टर स्केल अर्थक्वेक ऑफ विच इंटेंसिटी इज कंसीडर्ड डिस्ट्रक्टिव, मतलब एक हमारा अर्थक्वेक को मापने के लिए रिक्टर पैमाना होता है, तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए जो कि हमारा ये अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये हमारा मोर देन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर बाय, तो ये बहुत इजी, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। तड़ित चालक भी, है ना, इन्हीं के द्वारा, तड़ित चालक का भी आविष्कार इसी के द्वारा किया गया था। चलिए 44 नंबर, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करता है। ऊन के साथ घिसने वाली एक एबोनाइट रोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करता है। रेशम से रगड़ी गई कांच के छड़ को प्रतिकर्षित करता है ना। तो ये हमारा रेशम से रगड़ी गई से ये प्रतिकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। चलिए The increase of which gases in the atmosphere is causing the problem of global warming, है ना। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, है ना। The number of large tectonic plates found on the earth is 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। The stone of Taj Mahal are
eroding. The main reason for this is the acid rain. Option number A. सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर, तो हम लोग जानते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट जब अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाता है। क्या बनाता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा इसका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राइमरी पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा, लेकिन एसिड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ये हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ सम स्पीसीज? तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, ये तो करेक्ट बोल रहा है कि हम लोग उसके हैबिटेट को उजाड़ रहे हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रूथ, ये तो गलत बोल रहा है ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी गलत बोल रहा है। ये सब करते हैं तो शायद अभी तक वो लोग रहते हैं, हम लोग देख सकते थे, हमारे पीढ़ी अगले पीढ़ी भी देख सकते थे। फोर्थ नंबर, हंटिंग, शिकार, ये भी हमारा सही बोल रहा है। तो ये दोनों चीज हम लोग कर रहे हैं जिसके कारण ये हमारे सम स्पीसीज क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, विच प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? रोड में जो अलकतरा बनाते हैं तो हमारा बिटुमिन रहता है। क्या रहता है? बिटुमिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाँ, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। इस यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जो इस बार 8th का बोर्ड देने वाले हैं। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इन एडवांस। थैंक यू।